हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम एक्सिस फ्लेक्सी का फंड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अपनी कैटेगरी के काफ़ी पॉपुलर फंड है, ऑल्दो नॉट द मोस्ट पॉपुलर। और ये काफ़ी नया फंड है बाकी कंपैरिजन में। अगर आप इस फंड की परफॉर्मेंस देखें 2017 से, तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 इसलिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप है, तो अक्रॉस सारे स्पेक्ट्रम लगा सकता है। लेकिन पिछले 3 साल और पिछले 1 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। 5 साल का परफॉर्मेंस भी इसके इंसेप्शन के परफॉर्मेंस के सिमिलर ही होगा। और ये बीट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये इसका पोर्टफोलियो का कंपोजिशन ऐसा है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप इसके बजाय इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे होते, तो आपका जो अमाउंट है 10,000 पर मंथ का, उसकी मार्केट वैल्यू ये अपने बेंचमार्क को इंसेप्शन से ही बीट नहीं कर पाया। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऐसे वैल्यूएशन पे हुआ है जिससे ये अपने मार्केट को रिटर्न को बीट नहीं कर पाया। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड वैसे तो अगर लग रहा है कि इंसेप्शन में अगर हमने पैसा डाला होता तो बेंचमार्क को बीट किया होता, लेकिन जैसा कि मैं इस चैनल में बताता रहा हूँ कि आप एसआईपी करें और उसके एसआईपी को मेंटेन रखें। अगर आपने एसआईपी मेंटेन करा होता तो इसमें घाटा हुआ होता। अब पिछले 1 साल को तो देखिए नेगेटिव रिटर्न है, और नेगेटिव रिटर्न ये बेंचमार्क में दोनों में पॉजिटिव है, तो इसमें आपको बहुत दुख होता है और इसमें आपका एसआईपी बीट हो जाता है। आप अपना एसआईपी तोड़ लेते हैं या रोक देते हैं। तो इसके लिए जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो ध्यान से उसका पोर्टफोलियो का कंपोजिशन अच्छे से समझे, ना कि मार्केट जो कर रहा है उस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है। इस रिटर्न को विजुअलाइज करके यहाँ पे दिख सकता है। स्टार्टिंग में बहुत भाग गया था जब इंसेप्शन हुआ था। अगर आप इसका जुलाई 18 के आसपास का फिगर देखेंगे, तो ये काफ़ी ऊपर इसने बीट कर दिया था। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको 1 ईयर, 6 मंथ या 3 ईयर के पीरियड में करते हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो इसने अच्छा परफॉर्म किया, 3 ईयर के पीरियड में भी कि अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसकी परफॉर्मेंस पीछे हो गई है। ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपके रिस्क मेजर को ध्यान से देखेंगे, तो जिसका मीन रिटर्न है वो आपके बेंचमार्क से तो कम है, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कम है, तो यानी वोलेटाइल कम है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये फंड खराब ही है। ये वोलेटिलिटी कम दे रहा है, हाँ, लेकिन रिटर्न भी कम दे रहा है। और अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे ना, ऑल्दो शार्प तो कम है लेकिन सॉर्टिनो ज़्यादा है। अब इसमें क्या होता है ना, शार्प जो है वो दोनों साइड का रिस्क दिखता है, अप साइड और डाउन साइड। लेकिन सॉर्टिनो बस डाउन साइड का रिस्क दिखता है। तो हाँ, अगर आप आपका पोर्टफोलियो सोचते हैं कि हाँ गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो इसमें वोलेटिलिटी कम है, लेकिन ये अक्रॉस द 3 ईयर होराइजन है। लेकिन पिछले 6 मंथ में इसका नेगेटिव रिटर्न देख के कोई भी घबरा जाएगा। हाँ, अल्फा थोड़ा सा है। अब इसमें आप एक्टिव फंड में अगर पैसा दे रहे हैं और अल्फा 0.01 का मिल रहा है तो कोई फायदा है? इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर गलती कहाँ हो रही है? जिसका अभी इक्विटी पोर्टफोलियो है 90% का है, डेट 9.82% है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 0.01% है। डेट इसलिए रखते हैं नॉर्मली, डेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो तुरंत के तुरंत आप कैश कर सकते हैं, और अगर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती भी हैं। अब उसके हिसाब से इनका जो टॉप फंड है ना, आईसीआईसीआई बैंक का जो होल्डिंग है वो बहुत सही है, क्योंकि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा होता है, जैसा अभी हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण, तो इस केस में जितना ज़्यादा आपके पास बैंक का एक्सपोज़र है ना, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि बैंक क्या करता है ना, आपका सेविंग्स रेट उतना जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ाता है, लेकिन आपका लोन रेट बहुत जल्दी बढ़ाता है, तो जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है ना, वो बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है, क्योंकि आपका थोड़ा-सा बढ़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन मार्जिन बढ़ने के कारण बैंक का प्रॉफिट बढ़ने लगता है। अब बात है कि इसमें बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ हैं, उसमें क्या होता है, बजाज फाइनेंस खुद से भी लेता है, लेकिन बजाज फाइनेंस बहुत सारा लोन भी उठाता है। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उतना अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल्स बेटर होती है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसके पास बहुत ही ऐसे हाई पीई रेशियो वाले स्टॉक्स हैं, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, सोना। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तो अलग कंपनी है, क्योंकि उनको लाइफ इंश्योरेंस को ऐसे नहीं नाप सकते, टाइटन। अब बात यह है कि ये वाली जो भी कंपनीज हैं, इनमें आपको इतनी ग्रोथ लगती है कि पीई रेशियो का इतना ज़्यादा को जस्टिफाई कर सके? एवेन्यू सुपरमार्केट तो 7.52% तक है इनके पास, तो कितना ज़्यादा कंपोजिशन है। हाँ, मानता हूँ कि पीई का एक्सपेंशन होता रहता है, लेकिन 137%, आपको लगता है कि हर साल ये दुगना 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 प्रॉफिट कमा सकती है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो इस चीज़ को आपका सेटिस्फाई कर सके? तो बेसिकली ऐसा मेजर होता है ना कि पीई रेशियो उतना होना चाहिए जितना आपको प्रॉफिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि, चलो वो एवेन्यू सुपरमार्केट में फिर भी नई कंपनी है, पिडिलाइट जैसी कंपनी, एशियन पेंट जैसी कंपनी इतना ग्रो कर सकती है क्या हर साल? नहीं कर सकती।
प्रॉब्लम यही होता है कि हम इतने खतरनाक वैल्यूएशन पे इनको खरीद रहे हैं कि आपको प्रॉफिट होने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो इसलिए ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक्सिस के सारे फंड का यही इशू है कि वो ग्रोथ फोकस बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब इंटरेस्ट इन रेट एनवायरनमेंट कम होता है तो ग्रोथ फोकस्ड होना बेटर होता है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो सस्ते में लोन लेके ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर सकती है और आपका जो डिस्काउंट रेट होता है जिससे आपका कैश फ्लो डिस्काउंट होता है वो भी कम होता है। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो आपका यही जो चीज़ है वो आपको ही लगती है, तो दो धारी तलवार की तरह होती है। तो जिसके कारण इनके प्रोडक्ट जो भी हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक्सिस के आप अक्रॉस सारे उसमें देख लीजिए और वही हाई पीई और पीबी रेशियो यहाँ दिखाता है। पीई रेशियो पोर्टफोलियो का 32 है, पीबी तो 5.47 है, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा होगा अक्रॉस ऑल फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर ऐसे ही हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हुआ तो आपको इस फंड से ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं होता तो इसमें मैं कम से कम एक सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान लगा लिया था। अचानक से एक साथ सारा पैसा नहीं निकालता, देखता कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से मैं इसको विथड्रॉ करता। तो अब इसके पेयर के साथ कंपेयर किया जाए, एसबीआई, यूटीआई, पराग परिक और मेरा एसेट, तो रिटर्न सिंस लॉन्च सबका एक्सेस फ्लेक्सी कैप से बढ़िया है। तो पराग परिक पे तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप वो देख सकते हैं और वो काफ़ी पुरानी वीडियो है। तब तक आई थिंक पराग परिक उतना फेमस भी नहीं हुआ था और मैंने काफ़ी उसका लिंक मैं ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने कंपैरिजन में फंड के किसी को बीट नहीं कर रखा है और इसका नेट एसेट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा एसेट का देखेंगे तो 9,000 के आसपास ही है। अब बात है कि एक्सिस का जो है ना, उनका नेटवर्क बहुत डीप है। उनके बैंक्स हैं जो आपका म्यूचुअल फंड बेचते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने फ्लेक्सी कैप सुन लिया, मान लो पराग पर एक का फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको एक्सिस बैंक का कस्टमर है, तो एक्सिस बैंक के पास जाता है तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, उनको ये वाला ही प्रोडक्ट बेचेगा ना। ऐसा ही होता है इन केस में कि इनका जो बहुत वो है पोर्टफोलियो बहुत ही स्टेबल नहीं रहता और आपको वही चिपकाया जाता है। अब इसका टर्नओवर भी देख लीजिए, टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, यानी स्टॉक्स को कितना बदल रहे हैं। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में हैं तो आपका स्टॉक ऐसा सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म का रहे। अब इसी में देखिए पराग परेख और मीरा एसेट का कम है, यूटीआई का भी बहुत कम है, पराग परेख का 16 है, यानी वो 1/6 ही पोर्टफोलियो चेंज करता है और वो जो कि नेचुरल है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं आपके, आपको लगता है कि उसका फंडामेंटल चेंज हो गया तो उतना चलता है। ये 51 आधा अगर आप चेंज करते हो मतलब आपका कन्विक्शन ही नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात करें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, तो इसका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टार्टिंग से वही है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से इसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। वो ग्रोथ ओरिएंटेड है और वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही रहेगा। इसका उदाहरण देने के लिए आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो कंपनी है म्यूचुअल फंड का, एक्सिस फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड, इसने ज़ोमैटो में भी इन्वेस्ट किया था। कितना? आप देख रहे हैं, उसने 1% से ऊपर ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया था अपने फंड का, जो 94.44 करोड़ था उस समय। आप समझ सकते हैं कि ज़ोमैटो जैसी कंपनी, इंटरनेट वाली कंपनी, उसमें आपका पैसा ही इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, ये सब होता है, लेकिन वो कंपनी ऐसी है जिसने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी म्यूचुअल फंड मनी से। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इनका नेचर बदलेगा और इस म्यूचुअल फंड का आपका एयूएम इसलिए बढ़ा है क्योंकि इन्होंने 2 ऐसे म्यूचुअल फंड को अपने उसमें डाला था, जो कि एक तो आपका क्लोज्ड एंड फंड था, उसको इसने मर्ज कर दिया था फ्लेक्सी कैप के साथ। देन एक और फंड था एक्सिस कैपिटल बिल्डर एडवांट फंड सीरीज और एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड सीरीज फंड, दोनों क्लोज एंड फंड को इसके साथ मर्ज कर दिया था। तो अगर आपने पोर्टफोलियो भी देखा होता और इन्वेस्ट कर दो, हाँ चलो पोर्टफोलियो बढ़िया लग रहा है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या करा उन्होंने, आपका इन्वेस्टमेंट में और कम म्यूचुअल फंड जोड़ दिए, तो आपका जो पोर्टफोलियो जो जिसको देख के आपने इन्वेस्ट किया था वो तो रहा ही नहीं। तो ये आपके साथ थोड़ा धोखा जैसा, आपका पैसा ज़ोमैटो में डालना है, ऐसे ही बाहर से पैसा आ रहा है और ऐसे ही कोई दूसरे फंड को अपने फंड में मिला दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बस कैश ग्रैब की अपॉर्च्युनिटी है। हाँ, ऑल्दो एक्सपेंस रेशियो इनका बहुत कम है 0.66, लेकिन स्टिल 11,000 के लेवल पे 0.66 होना काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट है और अगर आप मेरा ओपिनियन है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा ही नहीं। अगर मेरे पास अपॉर्च्युनिटी होगा तो मैं इसमें निकाल भी दूँगा, अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया हो 1 लाख से कम, क्योंकि वो टैक्स फ्री होता है।